हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे कि जैसा कि आपको पता है हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने एलिमेंट्री कैनाल का अध्ययन कर लिया था। आहार नाल के विभिन्न अंगों का हमने अध्ययन किया था, जैसा कि आपको पता है माउथ एंड वक्कल कैविटी, फेरिंग्स, एजोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस, इन सब का हम अध्ययन कर चुके थे। ठीक है ना, पूरी एलिमेंट्री कैनाल है उसको हम पढ़ चुके थे और इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन सी संरचनाएं मिलकर एलिमेंट्री कैनाल अर्थात आहार नाल का निर्माण करती है, जो लगभग 6 से 7 मीटर लंबी होती है। कैसी संरचना होती है जो आपने देख ली थी। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वही जो आहार नाल होती है ना, एलिमेंट्री कैनाल होती है। ठीक है ना, तो ये ग्रशिका से लेके मलाशय तक उसकी जो भित्ति होती है, उसकी जो दीवारें होती है, आहार नाल की जो दीवारें होती है, जैसा कि पता है ये आहार नाल जा रही है इस प्रकार से। ठीक है ना, तो उसकी जो आहार नाल की जैसे मान लो ये जो दीवारें हैं, ठीक है ना, जब हम इसकी अनप्रस्थ काट का अध्ययन करते हैं, क्या करते हैं उसकी हम अनप्रस्थ काट का अध्ययन करते हैं, तो उसमें आपको ये 4 लेयर दिखाई देती है। जैसे मान लो ये बीच में आहार नाल खाना जाने वाली जो ल्यूमेन अवकाशिका होती है ना, बीच वाला पार्ट है, तो ये क्या है आहार नाल की दीवार, आहार नाल की भित्ति। ये जो क्या है वो क्या है आहार नाल की भित्ति, ये वाली संरचना। ये तो पूरी क्या हो गई भाई एलिमेंट्री कैनाल। मैं खांसे खां की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुन लेना इसको। ग्रशिका से लेके मलाशय रेक्टम तक जब हम आहार नाल की भित्ति का अध्ययन करते हैं तो उसमें ऊतकों के 4 स्तर पाए जाते हैं। उसमें ऊतकों के कितने स्तर पाए जाते हैं? 4 स्तर पाए जाते हैं। 4 स्तर कौन कौन से होते हैं? जैसे सबसे बाहर की ओर आपको दिखाई दे रहा है ये वाली जो लेयर सबसे बाहर की ओर, इसको कहते हैं सिरोसा। सबसे बाहर की ओर जो मैंने ब्लैक लाइन से बनाई हुई है ना, ये वाली जो लेयर है उसको क्या कहते हैं? सिरोसा। ध्यान रखना, ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? ये जो एलिमेंट्री कैनाल है इसकी हम भित्ति का अध्ययन करते हैं, इसकी दीवार का अध्ययन करते हैं, इसकी अनुप्रस्थ काट का। इसका इस प्रकार से हम अनुप्रस्थ काट काटते हैं। ठीक है ना, तो इसकी जो दीवार होती है ना उसमें ऊतकों के कितने स्तर दिखाई देते हैं? 4 स्तर। अब 4 स्तर कौन कौन से हैं? पहला जो स्तर है वो कौन सा होता है? सिरोसा। पहला जो स्तर है वो कौन सा है? सिरोसा। और ध्यान रखना ये जो सिरोसा स्तर होता है सबसे बाहर की ओर होता है। सिरोसा जो स्तर है वो क्या होता है? सबसे बाहर की ओर। ये आहार नाल है, बीच में उसकी जो कैविटी है जिसको ल्यूमेन कहा जाता है, सबसे बाहर की ओर जो स्तर है जो आप इसमें देख सकते हो। जैसे मान लो इसकी हमने टीएस काटी है, इस प्रकार से वही काट दिया इसको मैंने इस प्रकार से, ये मान लो ये आहार नाल है और इसको इस प्रकार से काट दिया, इसको इस प्रकार से देख रहे हैं तो ये हिस्सा इसी प्रकार से दिखाई देगा। ये जो हिस्सा है वो इसी प्रकार से दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। अब इसकी जो बीच की जो कैविटी है वो ये दिखाई दे रही है, जिसको मैंने क्या लिखा है? ल्यूमेन। ल्यूमेन का मतलब क्या होता है? अविकासिका, अवकाशिका, रिक्त स्थान। ठीक है, तो इसकी जो बाहर वाली लेयर है वो कौन सी कहलाती है? सिरोसा। ये कैसा स्तर होता है? बाहरी स्तर होता है। ध्यान रखना। अब ये जो दूसरा जो स्तर आपको दिखाई दे रहा है ये वाला और ये वाला जो स्तर है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ये वाला जो स्तर होता है ना, ये वाला और ये वाला जो मैंने रेड कलर से बनाया हुआ है और ये इसको ब्लू कलर से बनाया हुआ है, ठीक है ना, इसको कहते हैं मस्कुलरिस या पेशी स्तर। इसको क्या कहा जाता है? मस्कुलरिस। मस्कुलरिस का मतलब होता है पेशी स्तर। इसका मतलब क्या होता है? पेशी स्तर। ठीक है ना, तो ये किसके नीचे पाया जाता है? सिरोसा के नीचे पाया जाता है। ये जो मस्कुलरिस लेयर है, पेशी स्तर है, ये किसके नीचे पाई जाती है? सिरोसा स्तर के नीचे। तो ये बाहरी वाली जो लेयर है वो तो कौन सी हो गई? सिरोसा। सिरोसा के नीचे आपको ये 2 लेयर दिखाई दे रही है, ये वाली कौन सी हो गई? पेशी स्तर, मस्कुलरिस। अब इसमें जो बाहर की ओर दिखाई दे रही है तो ये वाली जो लेयर होती है ना, मसल्स लेयर होती है, वो अनुदैर्ध्य पेशियों से बनी होती है। कैसी पेशियों से बनी होती है? अनुदैर्ध्य पेशियों से, बाहर की ओर। तो इसको कहते हैं बाहरी अनुदैर्ध्य पेशी स्तर। पूरा नाम क्या हो गया भाई? इसका पूरा नाम क्या हो गया? बाहरी अनुदैर्ध्य पेशी स्तर। ये दोनों जो लेयर है, ये वाली जो परत है ये पेशी स्तर है, मस्कुलरिस लेयर है। अब इसमें 2 प्रकार की पेशियां भाग लेती है। बाहरी वाली जो लेयर है उनका निर्माण अनुदैर्ध्य पेशियों से होता है, इस कारण से इस परत को क्या कहते हैं? बाहरी अनुदैर्ध्य पेशी स्तर। और ये जो अंदर वाली जो लेयर है इसका निर्माण वर्तुल पेशियों से होता है, इस कारण से इसको क्या कहते हैं? भीतरी वर्तुल पेशी स्तर। इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसके नीचे ये वाली जो लेयर आपको दिखाई दे रही है, ये वाली जो लेयर है इसको क्या कहा जाता है? सबम्यूकोसा। ये वाली जो लेयर है इसको क्या कहा जाता है? सबम्यूकोसा। ठीक है ना, ये वाली जो लेयर है। अब ये जो सबम्यूकोसा है ना, इसमें रुधिर वाहिनियां, नर्व्स, ये सारी चीजें इसके अंदर पाई जाती है। किसके अंदर? सबम्यूकोसा के अंदर। ये वाली जो आपको लेयर दिखाई दे रही है कौन से नंबर की? तीसरे नंबर की। वही दूसरे नंबर का लेयर कौन सा हो गया? दूसरे नंबर का स्तर कौन सा हो गया? पेशी स्तर। मैंने क्या बताया था कि जब हम आहार नाल की भित्ति का अध्ययन करते हैं
तो ग्रशिका से लेकर मलाशय तक, ग्रशिका से लेकर कहां तक, मलाशय तक, उसकी जो भित्ति की अनप्रस्थ काट का अध्ययन करते हैं तो उसमें ऊतकों के कितने स्तर दिखाई देते हैं, 4 स्तर। सबसे बाहर की ओर जो स्तर होता है, नाम ध्यान रखना, सिरोसा, और इसके बाद जो दूसरा वाला जो स्तर होता है वो कौन सा होता है, मस्कुलरिस अर्थात पेशी स्तर, और तीसरे वाला जो स्तर होता है वो कौन सा होता है, सबम्यूकोसा। और इसके बाद जो सबसे अंदर वाली जो लेयर आपको ये वाली दिखाई दे रही है ना, ये वाली जो लेयर आपको मैंने बनाई हुई है, ये वाली लेयर, इसको कहा जाता है म्यूकोसा। ये चौथे नंबर की लेयर होती है, सबसे आंतरिक जो परत होती है, सबसे अंदर की साइड जो होगी यहाँ पर, ठीक है ना, इस वाली लेयर को हम क्या कहेंगे, म्यूकोसा। क्या कहेंगे, इस वाली लेयर को हम म्यूकोसा, ठीक है ना। तो आपको क्लियर हो गया भाई, क्या कहते हैं इस वाली लेयर को, म्यूकोसा। इस वाली लेयर को क्या कहा जाता है, म्यूकोसा कहा जाता है। जैसे मैं इसको अलग करके वैसे ही बना सकता हूं, इसे इसकी लेयर बनाएं अलग से भी, मान लो तो भाई ये वाली लेयर, बाहर वाली लेयर तो कौन सी हो गई, जैसे मान लो ये वाली लेयर तो कौन सी हो गई भाई, सिरोसा, बाहर वाली लेयर ये कौन सी हो गई, सिरोसा। सिरोसा के नीचे ये कौन सा हो गया, पेशी स्तर। ये वाले कौन सा हो गया, पेशी स्तर। इस प्रकार से हो गया कि नहीं हो गया। पेशी स्तर के बाद ये वाली लेयर कौन सी आ गई, सबम्यूकोसा, और ये वाली कौन सी आ गई, म्यूकोसा। अब देखो आप म्यूकोसा के अंदर ये वाला गैस दिखाई देगा आपको, रिक्त स्थान दिखाई देगा, जिसमें से होकर भोजन जाएगा। भाई भोजन इसी में से होके जाएगा ना, भाई आपको मैंने बता दिया, इस प्रकार से दिख रहा है दृश्य, आपको इस प्रकार से दिख रहा है, वैसे इस प्रकार से होता है, तो बीच में से क्या जाएगा, भोजन। तो ये वाला जो स्थान है वो क्या कहलाता है, ल्यूमेन। ल्यूमेन का मतलब होता है अवकाशिका, अवकाशिका मतलब अवकाश, गैप, ठीक है ना। तो ये बीच वाला जो स्पेस है वो क्या कहलाता है, ल्यूमेन कहलाता है, ठीक है ना। तो ये जो ल्यूमेन है बीच में पाया जाता है। तो सबसे आंतरिक वाला जो स्तर है वो कौन सा हो गया, म्यूकोसा। सबसे आंतरिक वाला जो स्तर हो गया वो कौन सा हो गया, म्यूकोसा। मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, आंतरिकी अनप्रस्थ काटका, आंतरिकी अनप्रस्थ काटका आरेखीय निरूपण। ये आरेखीय निरूपण क्या है, मैंने आरेखीय चित्र बनाया हुआ है। वास्तविक सेल्स कैसी होती है वो इसमें नहीं दिखाई हुई है, मैंने आरेखीय चित्र बनाया हुआ है। आपको जो आपको दिखाई दे रहा है वो आंतरिकी अनप्रस्थ काट का आरेखीय निरूपण है। विशेषतः आंत्र आपको पता आहार नाल का ही भाग है, तो विशेषतः मैंने ये जो डायग्राम बनाया हुआ है ना स्पेशली, वो है स्मॉल इंटेस्टाइन की जो एलिमेंट्री कैनाल है, इस एलिमेंट्री कैनाल का जो हिस्सा है ना स्मॉल इंटेस्टाइन, उसकी भित्ति का है। तो यहाँ पर मैं लिख भी सकता हूं भाई, ये जो मैंने बनाया है वो कौन सा वाला है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन आपको पता है किसका पार्ट है, जो आप अच्छे से जानते हो किसका पार्ट है भाई, एलिमेंट्री कैनाल अर्थात आहार नाल का। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जब हम भित्ति का अध्ययन करते हैं तो उसमें कितनी लेयर दिखाई देती है, वैसे मैंने आपको बोल दिया एलिमेंट्री कैनाल में एजोफेगस से लेकर रेक्टम तक जो इसकी जो भित्ति होती है उसमें ऊतकों के कितने स्तर पाए जाते हैं, 4 स्तर पाए जाते हैं। यहाँ पर जो हम स्पेशली हम देख रहे हैं वो किसके लिए देख रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन जो एलिमेंट्री कैनाल का ही पार्ट है, तो इसकी जो भित्ति होती है उसमें ऊतकों के कितने स्तर पाए जाते हैं भाई, 4 स्तर पाए जाते हैं। एक स्तर कौन सा होता है, सिरोसा होता है, एक कौन सा होता है, मस्कुलरिस, ध्यान रखना, एक कौन सा होता है सबम्यूकोसा, और एक कौन सा होता है म्यूकोसा। इसके बीच में ये क्या पाया जाता है, ल्यूमेन, ठीक है। अब हम बात करते हैं छोटी आंत की बात कर रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं। तो आपको देखो इसमें ये जो कुछ उंगली नुमा उभार दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहा है ना आपको, ये उंगली नुमा उभार दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये जो आपको उंगली नुमा उभार दिखाई दे रहे हैं, इनको मैंने बाहर निकाल के बना दिया ये इस प्रकार से बड़ा करके, जिससे आपको एकदम बिल्कुल आसानी से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। भाई ये आपको पता है कौन सी वाली लेयर की बात कर रहा हूं मैं, म्यूकोसा। भाई ये जो म्यूकोसा है स्मॉल इंटेस्टाइन की सबसे इनर लेयर है, सबसे आंतरिक जो परत है म्यूकोसा, उसमें आप देखो कुछ आपको ये उंगली नुमा उभार दिखाई दे रहे हैं, ये बड़े बड़े से कुछ उंगली नुमा उभार दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। ये जो उंगली नुमा उभार है, इन उभारों को ध्यान रखना विलाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन उंगली नुमा उभारों को, जैसे मैंने अलग से करके बना दिया भाई, ये उंगली नुमा उभार है, ठीक है ना, ये अलग से बना हुआ पूरा, क्या कहते हैं इसको, उंगली नुमा उभार। तो ये जो उंगली नुमा उभार है इसको क्या कहा जाता है, बिलाई, इसको कहा जाता है रसांकुर। क्या कहा जाता है, रसांकुर, ध्यान रखना। तो ये जो म्यूकोसा वाली लेयर है इसमें उंगली की समान कुछ प्रवर्ध पाए जाते हैं, कुछ संरचनाएं निकली होती हैं, इन संरचनाओं को क्या कहा जाता है, रसांकुर कहा जाता है, विलाई कहा जाता है, सुना होगा आपने रसांकुर, रसांकुर, ठीक है ना। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, ठीक है ना, तो उसका ये जो म्यूकोसा वाली लेयर है, कौन सी वाली लेयर है, म्यूकोसा, तो उसमें आपको ये उंगली नुमा उभार दिखाई दे रहे हैं ना, जिनको मैंने बाहर से निकाल के बनाया हुआ है इस प्रकार से। तो ये वाली जो पूरी की पूरी जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो नीचे ये कौन सा हो गया भाई, ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, म्यूकोसा। और म्यूकोसा में आपको, जैसे मैंने इसको बाहर निकाल के बना दिया भाई, ये आपके सामने जो डायग्राम बना हुआ है, जैसा मान सकता हूं मैंने इसको बाहर निकाल के इस प्रकार से बना दिया, ठीक है ना। ये म्यूकोसा वाली लेयर, म्यूकोसा में जो ये पाए जाते हैं ना,
ये क्या पाए जाते हैं, बताया ना आपको, क्या कहते हैं इनको, बिलाई, सूक्ष्मांकुर कहा जाता है। इनको मैंने बाहर निकाल के बड़ा इस प्रकार से बना दिया। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको क्या कहा जाता है, रसांकुर। तो ये जो बने हुए हैं उनको क्या कहा गया, रसांकुर, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, ये जो रसांकुर है, ठीक है ना, इसमें रुधिर वाहिकाएं पाई जाती है, ब्लड वेसल्स लिखा हुआ है इसमें। ये जो रसांकुर है इसकी मैंने संरचना बनाई हुई है पूरी। तो आपको देखो इसमें कई सारी क्या पाई जाती है, ये ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिकाएं, जो रुधिर का क्या करती है, परिवहन करती है। भाई ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिकाएं, रुधिर को ले जाने वाली। तो इसके अंदर आपको देखो ये क्या दिखाई दे रही है, बहुत सारी रुधिर वाहिकाएं दिखाई दे रही है। इसके अलावा इसमें आपको एक बड़ी वाहिका दिखाई दे रही है, जो मैंने अलग से देखो ये ब्लू कलर से बनाई हुई है। एक बड़ी सी वाहिका दिखाई दे रही है आपको, दिखाई दे रही है ना आपको, ये वाली वाहिका, ठीक है ना। इसको ध्यान रखना, इसको कहा जाता है लैक्टियल वाहिका। क्या कहते हैं इसको, लैक्टियल वाहिनी कहते हैं। लिम्फ वेसल्स, लसिका वाहिनी, क्या कहते हैं इसको, ये एक प्रकार की लसिका वाहिनी है। क्या कहते हैं इसको, लैक्टियल। ध्यान रखना, क्या कहते हैं इसको, लैक्टियल। ये बड़ी वाहिनी जो आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, भाई ये वाली तो क्या हो गई, ब्लड वेसल्स। ये किस में पाई जाती है, बिलाई की बात कर रहा हूँ, बिलाई के अंदर। जैसे इसके अंदर आपको पता है इस प्रकार से, ये तो बड़ी वाहिका हो गई, क्या नाम दे दिया इसको हमने, लैक्टियल, लिम्फ वेसल्स, ठीक है ना। इसको बोलते हैं लैक्टियल्स, स्तन्य कोशिकाएं। लैक्टियल का मतलब क्या हो गया, स्तन्य कोशिकाएं या केशिकाएं, वाहिकाएं, स्तन्य वाहिकाएं, लैक्टियल। तो ये जो आपको बड़ी वाली दिखाई दे रही है ना, ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको कहा जाता है लैक्टियल, जो एक लिम्फ वेसल्स है। और ये वाली जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिकाएं। तो ये जो बिलाई है इसमें स्तन्य कोशिका पाई जाती है, लैक्टियल वाहिनी पाई जाती है। इसके अलावा ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिकाएं पाई जाती है, जो आपको इसमें दिखाई दे रही है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो बिलाई है, रसांकुर है, इसके ऊपर आपको देखो छोटी छोटी संरचनाएं दिखाई दे रही है, उंगली नुमा, छोटी छोटी सी धागे नुमा संरचना दिखाई दे रही है। जैसे मैं बना देता हूं आपको कि भाई ये तो आपका क्या हो गया, बिलाई हो गया, रसांकुर हो गया, ठीक है ना। इसके ऊपर इस प्रकार से, ये मैंने और भी आरेखीय डायग्राम बना देता हूं आपको। इसके ऊपर इस प्रकार से छोटी छोटी क्या पाई जाती है, धागे नुमा क्या पाई जाती है, संरचना पाई जाती है, जो आपको दिखाई दे रही होंगी। देखो इसमें देख सकते हो आप, ये छोटी छोटी सी क्या पाई जाती है, संरचना जो आपको दिखाई दे रही है, छोटी छोटी सी, ठीक है ना। किस पर पाई जाती है, ये बिलाई पर। तो ये जो छोटी छोटी जो संरचनाएं हैं, इन संरचनाओं को कहा जाता है माइक्रोबिलाई। इनको कहते हैं सूक्ष्मांकुर। क्या कहते हैं इन संरचनाओं को, सूक्ष्मांकुर, माइक्रोबिलाई, ठीक है ना। दिख रहा होगा आपको, भाई ये वाली जो स्ट्रक्चर है ना, ये तो हो गई बिलाई, रसांकुर। और इसके ऊपर पाई जाने वाली ये छोटी छोटी जो धागे नुमा जो संरचना है, इनको क्या नाम दे दिया मैंने, माइक्रोबिलाई। ये वाली जो संरचना है भाई, ये क्या है, माइक्रोबिलाई, सूक्ष्मांकुर। अब देखो ये माइक्रोबिलाई क्या काम करते हैं, ये जो माइक्रोबिलाई है ना, ये ब्रुश बॉर्डर का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, ब्रुश बॉर्डर का। देखो आप, एक ब्रुश बॉर्डर, ब्रुश के समान स्ट्रक्चर बन गई कि नहीं बन गई। अब ये ब्रुश बॉर्डर का निर्माण करते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे अवशोषण की सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। जिससे क्या होता है, अवशोषण की सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, बढ़ जाता है। ध्यान रखना। अब ये क्या होता है भाई, अवशोषण की सतह का क्षेत्रफल क्यों बढ़ जाता है, अवशोषण की सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। जैसे कि आपको पता है, एक तो चिकनी फर्श है, अगर आप उसमें पानी डालोगे तो अवशोषण क्या होगा, कम होगा। और एक खुरदरी सतह है, अगर उसमें आप पानी डालोगे तो अवशोषण क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आपको पता है, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण रूपेण क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है। अब भोजन का पूर्ण रूपेण पाचन हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, भोजन कैसा हो गया, अवशोषण योग्य हो गया। अब भोजन का क्या होना है भाई, अवशोषण होना है, अर्थात उसको कहाँ पे मिलना है, रुधिर में या लसिका में मिलना है, ठीक है ना। तो वो कब मिलेगा, उसका अवशोषण ज्यादा कब होगा, जब ये जो हमारी, क्योंकि भोजन का पाचन यही तो होगा भाई। मान लो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो इसमें क्या है, भोजन है, भोजन का क्या हो गया भाई, पाचन हो गया, ठीक है ना। भोजन का क्या हो गया, इसमें पाचन हो गया कि नहीं हो गया। इसके बाद भोजन को क्या किया जाएगा, अवशोषित किया जाएगा। तो ये क्या है, बिलाई, ये क्या है, बिलाई, और इन पर ये क्या है, माइक्रोबिलाई। तो कुछ क्या बन गई, ये एक ब्रुश के समान स्ट्रक्चर बन गई। तो बताओ, ज्यादा से ज्यादा भोजन का अवशोषण होगा कि नहीं होगा। अगर मान लो ये वाली जो संरचना है माइक्रोबिलाई, वो क्या करेगी, भोजन के अवशोषण की सतह का क्षेत्रफल को बढ़ा देती है, जिस कारण से भोजन का अवशोषण क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर मान लो इसकी जगह पर ये चिकनी सतह होती, तो क्या भोजन का अवशोषण उतना हो पाता, नहीं हो पाता, सीधी सी बात है भाई। तो ये जो माइक्रोबिलाई है, वो ब्रुश बॉर्डर का निर्माण करते हैं, जिससे क्या होता है, अवशोषण की सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, अर्थात अवशोषण क्या होता है, तेजी से होता है। तो ध्यान रखना आप कि भाई ये जो माइक्रोबिलाई है वो क्या काम करते हैं। प्रत्येक चीज को ध्यान से देखते हो जाना, सारी चीजें आपको एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। डायग्राम को ध्यान से देखोगे, दिमाग में रखोगे ना, तो आपको सारी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो बिलाई कहाँ पाए जाते हैं, तो पता लग गया आपको,
ये जो म्यूकोसा है आपको दिखाई दे रहा है, इसमें उंगली नुमा प्रवर्ध आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या कहते हैं इनको, बिलाई। और इन बिलाई पर छोटे छोटे असंख्य कई सारे आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये तो एक होता है, एक बिलाई के ऊपर देखो कई सारे असंख्य आपको छोटी छोटी धागेनुमा संरचनाएं दिखाई दे रही है। तो ये जो छोटी छोटी धागेनुमा जो संरचनाएं हैं इनको क्या कहा जाता है, माइक्रोबिलाई, सूक्ष्म अंकुर कहा जाता है, जो क्या काम करते हैं, वृक्ष बॉर्डर का निर्माण करते हैं, जिससे अवशोषण की सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, अर्थात भोजन का अवशोषण क्या होता है, तेजी से होता है। तो आपको बताया ना, छोटी आंत में भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है, छोटी आंत में भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहां पर क्या पाए जाते हैं, ये माइक्रोबिलाई पाए जाते हैं, बिलाई और माइक्रोबिलाई पाए जाते हैं, जिससे अवशोषण की सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इतना क्लियर हो गया। और देखो आगे बढ़ते हैं हम। तो ये क्या हो गए, माइक्रोबिलाई जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। ये तो पूरा हो गया, पूरी जो स्ट्रक्चर है वो तो क्या है, बिलाई। जैसे ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये तो पूरी क्या है, बिलाई। और इसके ऊपर ये जो उभार पाए जा रहे हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको क्या कहते हैं, माइक्रोबिलाई, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर आपको बीच बीच में कुछ सेल्स दिखाई दे रही है, ठीक है ना। ये जो सेल्स है इनको कहते हैं गॉबलेट सेल्स। क्या कहते हैं इनको, गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स का मतलब होता है कलश कोशिकाएं। गॉबलेट सेल्स का मतलब क्या होता है, कलश कोशिका, कलश कोशिका, ध्यान रखना। ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है बीच बीच में, ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, इनके बीच में देखो ये संरचना ये दिखाई दे रही है, ये संरचना क्या कहते हैं इनको, गॉबलेट सेल्स, कलश कोशिकाएं। अब ये जो गॉबलेट सेल्स है ना वो म्यूकस का स्राव करती है। म्यूकस मतलब श्लेष्मा का स्राव करती है, ध्यान रखना। म्यूकस श्लेष्मा कैसा होता है, चिकना पदार्थ होता है। म्यूकस कैसा पदार्थ होता है भाई, चिकना होता है, श्लेष्मा चिकना होता है। तो वो गॉबलेट सेल्स, इसको क्या कहा जाता है, कलश कोशिका कहा जाता है। तो ये वाली जो लेयर आपको दिखाई दे रही है, ठीक है ना, तो ये जो बिलाई की जो बाहरी सतह है, बिलाई की जो बाहरी सतह है जिस पर क्या पाए जाते हैं, माइक्रोबिलाई पाए जाते हैं, तो उनके बीच बीच में क्या पाई जाती है, कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिनको गॉबलेट सेल्स कहते हैं या कलश कोशिका कहते हैं। और इनके द्वारा किसका स्राव किया जाता है, म्यूकस का स्राव किया जाता है। किसका स्राव किया जाता है, म्यूकस का स्राव किया जाता है, ठीक है भाई। इतना क्लियर हो गया आपको, सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही है ना आपको। ध्यान से सुनोगे तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो गॉबलेट सेल्स, इसके बारे में ही पूछा जाता है भाई, गॉबलेट सेल्स क्या है, कलश कोशिका क्या है, इसके द्वारा किसका स्राव किया जाता है, म्यूकस का स्राव किया जाता है। पोजीशन स्थिति के बारे में मैंने आपको क्लियर बता दिया, गॉबलेट सेल्स है क्या। अब देखो ये नीचे की ओर आ रही है, तो यहाँ पर आपको एक गर्त दिखाई दे रहा है, गर्तिकाएं पाई जाती है कुछ, ठीक है ना। जहां पर ये जो आपको पता है भाई, ये जो बिलाई है ऊपर नीचे जाते रहते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये जो नीचे जाती है ना ये वाली लेयर, तो यहाँ पर कुछ आपको ये जो आंत्र है ना उसमें क्या आ गया, कुछ फॉल्ट्स आ गया भाई। ये आंत्र क्या हो रही है, फोल्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, बलित हो रही है कि नहीं हो रही है। फॉल्ट्स का मतलब क्या होता है, वलन। तो ये जो आंत्र है वो बलित होकर उसमें बलित हो जाती है, और बलित होकर उसको संरचनाएं बनाती है। जैसे ये बलित हो गई कि नहीं हो गई, तो ये जो संरचना बनी है ना, बलित होकर, आंत्र बलित होकर कुछ संरचना बनाती है। इन्हें क्रेप्ट ऑफ लीवरकुहन कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, क्रेप्ट ऑफ लीवरकुहन, अर्थात लीवरकुहन की गर्तिकाएं। ध्यान रखना, मैंने आपको लिख दिया है यहाँ पर, लीवरकुहन की गर्तिकाएं। क्या कहते हैं इन्हें, लीवरकुहन की गर्तिकाएं, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे कोई सी भी एग्जाम में कैसा भी प्रश्न आए आसानी से आप सॉल्व कर दोगे, ठीक है ना। तो ये क्रेप्ट ऑफ लीवरकुहन क्या है, लीवरकुहन की गर्तिकाएं क्या है, कि ये जो आंत्र है भाई, आंत्र की भित्ति तो है ये पता है ना भाई आपको, ये क्या है, आंत्र की भित्ति। तो ये फोल्ड होकर, कैसी होकर, फोल्ड होकर, बलित होकर क्या बनाती है, कुछ गर्त बनाती है, गर्तिकाएं बनाती है। इनको क्या कहते हैं, क्रेप्ट ऑफ लीवरकुहन। ये आप जो आपको संरचना दिखाई दे रही है क्या बोलते हैं इसको, क्रेप्ट ऑफ लीवरकुहन, लीवरकुहन की गर्तिकाएं, ठीक है ना। अब ये जो लीवरकुहन की गर्तिकाएं होती है ना, लीवरकुहन की जो गर्तिकाएं होती है उसमें कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, ठीक है ना। वो पाई जाती है सबम्यूकोसा वाली लेयर, अंदर की साइड। ये वाली लेयर कौन सी है, सबम्यूकोसा। तो अंदर की वाली जो ये क्रेप्ट ऑफ लीवरकुहन पाए जाते हैं ना वहां पर, तो वहां पर सबम्यूकोसा लेयर में एक विशेष प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है जिसको कहते हैं ब्रूनर ग्लैंड। क्या कहते हैं इसको, ब्रूनर ग्लैंड। इसको कहते हैं ब्रूनर ग्रंथि। क्या कहा जाता है इसको, ब्रूनर ग्रंथि। ध्यान रखना, आपकी बुक में नहीं है लेकिन आप ध्यान रखना, ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आपको अच्छे से ध्यान रखना है इसको। ब्रूनर ग्लैंड क्या है, ब्रूनर ग्रंथियां पाई जाती है, ठीक है ना। अब ये जो ब्रूनर ग्रंथि है वो ध्यान रखना डिओडेनम में खुलती है। किसमें खुलती है, डिओडेनम में। छोटी आंत का जो पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा वाला पार्ट, डिओडेनम में, ठीक है ना। और ये जो डिओडेनम में खुलती है ना, तो इसके द्वारा ध्यान रखना एक चिकने द्रव का स्राव किया जाता है, इसको कहते हैं म्यूकस, अर्थात इसके द्वारा श्लेष्मा का स्राव किया जाता है। ये जो ब्रूनर ग्रंथि है इसके द्वारा किसका स्राव किया जाता है, श्लेष्मा का, म्यूकस का। अब ये जो ब्रूनर ग्लैंड्स है वो खुलती कहां पर है, डिओडेनम में, ठीक है ना। डिओडेनम कौन सा वाला पार्ट है वो आप अच्छे से जानते हो, छोटी आंत का हिस्सा है डिओडेनम, उसमें जाकर क्या होती है, खुलती है, ठीक है ना। और इस ब्रूनर ग्लैंड्स के द्वारा किसका स्राव किया जाता है,
है, म्यूकस का स्राव किया जाता है। ठीक है, अब ये पाई जाती है ब्रूनर ग्रंथि, मैंने आपको बता दिया ये जो लीवर कुहन की ग्रंथिकाएं होती है, क्रेफ्ट ऑफ लीवर कुहन होते हैं, तो जहां पर पाए जाते हैं तो वहां पर ये जो सबम्यूकोसा वाली लेयर है, सबम्यूकोसा वाली लेयर है, वहां पर ग्रंथियां पाई जाती है जिनको ब्रूनर ग्लैंड्स या ब्रूनर ग्रंथियां कहते हैं, जो किसमें खुलती है, डियोडेनम में खुलती है, और इसके द्वारा किसका स्राव किया जाता है, म्यूकस का स्राव किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको एकदम बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। यहाँ पर जो मैंने स्पेशली जो डायग्राम बनाया है वो बनाया है स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए। भाई स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसा दिखाई देता है, ठीक है ना, जब उसके हम हिस्टोलॉजी का अध्ययन करते हैं, हिस्टोलॉजी मतलब उसकी औतकी का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या बोला था शुरुआत में कि एलिमेंट्री कैनाल एजोफेगस ग्रसिका से लेकर रेक्टम मलाशय तक जब उसकी हम भित्ति का अध्ययन करते हैं तो उसमें ऊतकों के कितने स्तर दिखाई देते हैं, 4। उसकी अनप्रस्थ काट का, भाई जैसे मान लो मैंने पहले बता दिया आपको कि ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है, तो उसका अनप्रस्थ काट का अध्ययन करते हैं तो उसकी जो दीवारें हैं वो ऐसी दिखाई देती है, उसमें 4 लेयर दिखाई देती है। भारी वाली कौन सी, सिरोसा, सेकंड नंबर कौन सी, पेशी स्तर मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा, बीच में ये ल्यूमेन है, ये अवकाश का है, ये जिसमें से भोजन गुजरता है। तो हम बात कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट म्यूकोसा वाली लेयर। तो ये जो म्यूकोसा वाली लेयर है इसमें कुछ उंगली नुमा प्रवर्त पाए जाते हैं इस प्रकार से, जिनको क्या कहा जाता है, बिलाई रसांकुर कहा जाता है। अब ये जो बिलाई है इनमें आपको पता है लैक्टियल एक बड़ी वाहिका होती है जो आपको दिखाई दे रही है स्तन्य कोशिका, इसको क्या कहते हैं, लैक्टियल, या इसको लिम्फ वेसल्स कहा जाता है, ठीक है ना। और ये जो आपको छोटी छोटी कई ब्लड वेसल्स आपको दिखाई दे रही है, अब इनके ऊपर आपको कुछ छोटे छोटे तंतुनुमा धागेनुमा संरचनाएं दिखाई देती है। इन धागेनुमा संरचनाओं को क्या कहते हैं, माइक्रोबिलाई। और माइक्रोबिलाई से क्या होता है, अवशोषण की सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, अर्थात भोजन का अवशोषण क्या होता है, तेजी से होता है। तो यही कारण है जो छोटी आंत है उसमें भोजन का अवशोषण क्या होता है, सर्वाधिक होता है। ध्यान रखना, सर्वाधिक अवशोषण कहां होता है, छोटी आंत में, ठीक है ना। अब देखो आप ध्यान से, मैंने आपको बता दिया गॉबलेट सेल्स कलश कोशिका खा पाई जाती है, वो आपको पता है, म्यूकस का स्राव करती है। क्रेफ्ट ऑफ लीवर कुहन क्या है वो भी आपको ध्यान रखना। लीवर कुहन की गर्तिकाएं क्या होती है कि ये जो आंत्र है वो बलित होकर फोल्ड होकर कुछ गर्तिकाएं बनाती है जिनको क्या कहते हैं, क्रेफ्ट ऑफ लीवर कुहन। अर्थात ये जो आंत्र है, आंतरिक तो है इसकी दीवारें, तो ये क्या हो गई, नीचे फोल्ड हो गई, फोल्ड हुई कि नहीं यहाँ पर, तो ये फोल्ड होकर क्या बनाती है, क्रेफ्ट ऑफ लीवर कुहन, ठीक है ना। अब ये जो क्रेफ्ट ऑफ लीवर कुहन जहां पाए जाते हैं ना वहां पर सम्मुखोसा वाली लेयर पर क्या पाई जाती है, कुछ ब्रूनर ग्लैंड्स पाई जाती है जो कहां पर खुलती है, डियोडेनम में खुलती है, और ये किसका स्राव करती है, म्यूकस का स्राव करती है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये क्या हो गई, ऐसा भी कह सकते हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन की क्या हो गई, औत की हिस्टोलॉजी, ठीक है ना। अर्थात हमने क्या देख लिया यहाँ पर, आंत्र की अनुप्रस्थ काट का आरेखीय निरूपण, जो आपके सामने जो डायग्राम बना हुआ है वो क्या है, इंटेस्टाइन की टीएस का आरेखीय निरूपण है, ठीक है ना। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं को आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित जितनी भी सारी संरचनाएं हैं, स्ट्रक्चर है, वो आपको क्या हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आपका आएगा उसमें हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे हम, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, पाचक ग्रंथियां। और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मुख्य रूप से 3 ही हैं जिसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। एक तो लीवर ग्लैंड्स है, सलाइवरी ग्लैंड्स है, और पैंक्रियाज ग्लैंड्स, अर्थात लार ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और यकृत ग्रंथि, इन ग्रंथियों का हम अध्ययन करेंगे। अब आपका एलिमेंट्री कैनाल वाला जो पार्ट है वो पूरा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। तो जितने भी सारे वीडियो हैं एलिमेंट्री कैनाल से संबंधित उनको आप अच्छे से देखना, ठीक है ना, उनको अच्छे से लिखना, और उनसे संबंधित जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, चाहे वो कोई सी भी एग्जाम में आए हुए हों, नीट एग्जाम में या AIPMT में पहले, या कोई और दूसरा कॉम्पिटिशन एग्जाम में है, अगर आप ध्यान से पढ़कर सॉल्व करते हो तो सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि आपका जो NCERT का सिलेबस है वो नीट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है NCERT बुक की, तो प्रत्येक लाइन को आपको ध्यान से पढ़ना, अच्छे से समझना है। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आपको पता है, डाउट भेजिए आप, आपके डाउट तुरंत सॉल्व हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।